हलचल है। पार्टी आलाकमान के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ हुई बातचीत के बाद आलाकमान को सियासी हालात की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे चन्नी ने प्रधानमंत्री से भी औपचारिक मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी बातचीत की। पंजाब कांग्रेस में चल रहे मान मनौवल के दौर के बाद मुख्यमंत्री चन्नी हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली पहुंचने के बाद उनका काफिला कपूरथला हाउस में रुका। तय कार्यक्रम के मुताबिक चन्नी शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री से औपचारिक मुलाकात के लिए पहुंचे। इस औपचारिक मुलाकात में सीएम ने किसानों के मुद्दे पर बात की। सीएम चन्नी की पीएम से करीब 40 मिनट तक बातचीत बेहद खुशगवार माहौल में हुई। इस मुलाकात में चन्नी ने प्रधानमंत्री से नए कृषि कानूनों को खत्म करने के साथ ही धान खरीद की तुरंत शुरू कराने की मांग की। पंजाब और हरियाणा में खरीफ धान की खरीद 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित करने का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोलने पर भी चर्चा की। मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको खत्म करो, कि पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए। पीएम से मुलाकात के बाद चन्नी का काफिला कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के लिए निकल पड़ा। बताया गया कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद के हालात के बारे में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई। एक दिन पहले सिद्धू के साथ हुई बातचीत के बाद हुए फैसलों के बारे में भी उन्होंने आलाकमान को जानकारी दी। पंजाब में सिद्धू के उठाए मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समन्वय समिति बनाई गई है। इस कमेटी में चन्नी और सिद्धू होंगे। इसके अलावा हरीश रावत और अंबिका सोनी को भी कमेटी में रखा गया है। इस कमेटी का काम सरकार और पार्टी में तालमेल बनाना होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में 5 महीने का वक्त बाकी है और यही वजह है कि चरणजीत सिंह चन्नी विवादों से हटकर अपनी सरकार की छवि बनाने के मिशन में जुट गए हैं। अपनी सरकार की छवि को जनहितकारी पेश करने के लिए वो जनता के बीच जा रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि अपने मुख्यमंत्री के कद को दूसरे की छाया से मुक्त करने के लिए उनकी ये पूरी कवायद है। इसी की एक झलक दिखाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें सीएम चन्नी देर रात करीब 2:30 बजे सड़क के साथ लगी एक पार्क की दीवार पर बैठकर लोगों से बातें करते और फोन पर अधिकारियों को हिदायत देते दिखे। मुख्यमंत्री को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और एक बुजुर्ग जब अपना दुखड़ा सुनाने लगा तो सीएम चन्नी उन्हें ढांढस बंधाते और उनके साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। अपनी नई छवि गढ़ने की चन्नी की ऐसी ही छटपटाहट उस दिन भी दिखी जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब सचिवालय में एक बुजुर्ग का पांव छूने से पहले जब मीडिया के कैमरे के सामने एक सुरक्षाकर्मी आ गया तो वो उसे हटाते नजर आए थे। सीएम चन्नी की तरह उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी एक्टिव दिखने लगे हैं। रंधावा आज सुबह एडिशनल डीजीपी सहोता के साथ अचानक चंडीगढ़ के सेक्टर 9 वाले पुलिस मुख्यालय जांच के लिए पहुंच गए। बताया गया कि उनके इस दौरे का मकसद ये संदेश देना था कि सरकारी कर्मचारी वक्त से दफ्तर पहुंचे। पंजाब कांग्रेस के सियासी घमासान में मुख्यमंत्री की कुर्सी चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ लगी। पहले ऐसे संकेत मिले जिससे लगा कि चन्नी विधानसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार पार्टी में सिद्धू का ही बोलबाला रहेगा। लेकिन बहुत जल्द चन्नी ने खुद को डमी मुख्यमंत्री के चोले से बाहर निकालना शुरू कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत जल्द नई पार्टी के साथ पंजाब में ऐलान जंग कर सकते हैं। कैप्टन के नेतृत्व में पंजाब में थर्ड फ्रंट बनने के भी संकेत मिलने लगे हैं। एक दिन पहले दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो न तो कांग्रेस में रहेंगे और न ही बीजेपी में जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली से चंडीगढ़ लौटते ही पंजाब की सियासत में खलबली मचना शुरू हो गई। कांग्रेस छोड़ने के ऐलान और बीजेपी में ना जाने के कैप्टन के दावे के बाद पंजाब में थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट सिर उठाने लगी है। इसका संकेत राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा के बयान से मिला। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ढींढसा ने कैप्टन के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की संभावना जताई। ढींढसा ने कहा कि कैप्टन अगर किसानों के मुद्दे को हल करवाने में कामयाब होते हैं तो फिर विचारधारा और मुद्दों पर थर्ड फ्रंट बनाने की पहल का वो स्वागत करेंगे।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी इकट्ठे होता है, चाहे कैप्टन हो। हाँ कैप्टन हो, क्यों नहीं होता। ढींडसा के बयान को गंभीरता से लेने की वजह खुद कैप्टन ने दी है। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटते ही कैप्टन ने कांग्रेस और बीजेपी को लेकर जो कुछ कहा उसमें इसका संकेत है। Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. सवाल उठता है कि कैप्टन के पास क्या विकल्प है। बताया गया कि पंजाब लौटने के साथ ही कैप्टन कांग्रेस के कई विधायकों और सांसदों के संपर्क में है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अपने समर्थकों और कुछ किसान नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों से बातचीत के बाद कैप्टन 15 दिनों के अंदर किसी बड़े फैसले यानी कि नई पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं। बताया गया कि पंजाब कांग्रेस के कई विधायक कैप्टन के साथ जा सकते हैं। नई पार्टी विचारधारा के आधार पर थर्ड फ्रंट बना सकता है। पंजाब में कांग्रेस में मचे घमासान के बाद कई नेताओं की नाराजगी से कैप्टन की उम्मीदों को पंख लगने लगे हैं। इसकी एक झलक पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के उस ट्वीट में भी दिखी जिसमें कैप्टन और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर के साथ मशहूर शायर बशीर बद्र का शेर नजर आया। जाखड़ ने ट्वीट किया, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चूंकि अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे के समय कैप्टन ने जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद उनकी बीजेपी में जाने की संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया। लेकिन अगर कैप्टन बीजेपी में नहीं जा रहे तो फिर अकाली दल या आम आदमी पार्टी में भी जाने की संभावना उनकी ना के बराबर है। कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे से पहले और इस्तीफे के बाद जिस तरह से राष्ट्रवाद का कार्ड खेला, उसके बाद बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास अपनी पार्टी बनाने का ही रास्ता बचा है। कैप्टन के तेवर से साफ है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ ही इमरान खान के दोस्त और जनरल बाजवा से गले मिलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को हराने का बीड़ा उठा लिया है। दिल्ली दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या कैप्टन को पार्टी में मौजूद उनके खेमे के विधायकों का समर्थन मिलेगा? इस सवाल का जवाब देने से अमरिंदर ने फिलहाल इनकार कर दिया। कांग्रेस के एमएलए और मंत्री आपके साथ में हैं जो आपके साथ जाएंगे, साथ ही फ्लोर। क्या आप क्या समझते हैं कि मैं आपको बताऊंगा? अमरिंदर ने भले ही जवाब न दिया, लेकिन कम से कम 1 दर्जन विधायकों और नेताओं के उनके साथ आने का अनुमान है। लेकिन अगर नाराज विधायकों की संख्या 2 दर्जन हो जाती है तो मौजूदा कांग्रेस सरकार अल्पमत में भी आ जाएगी। ऐसे में फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार गिर जाएगी और पंजाब में राष्ट्रपति शासन का रास्ता खुल जाएगा। ये तो हम स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान कि मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। पंजाब में भाजपा किस मुगालते में है या अपना कोई उनके मन में ऐसा भ्रम है, ऐसा पाप करने जा रहे हैं कि सरकार गिराने का भाजपा, तो मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। वहाँ श्री चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ है। चूंकि पंजाब में किसान बड़ा वोट बैंक है, इसलिए नई सियासत के लिए उनकी नजर किसानों के मुद्दों पर है। कैप्टन ने अमित शाह से मुलाकात की बड़ी वजह किसानों के मुद्दों पर बातचीत ही बताई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अगर किसानों का दिल जीतने में सफल होते हैं तो उनकी कसम रंग ला सकती है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ। जाहिर है आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में कई उतार चढ़ाव और दिलचस्प घमासान देखने को मिल सकते हैं। अमरिंदर सिंह ने अपनी नई सियासी राह बनाने का संकल्प ले लिया है। इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने दावा किया है कि अमरिंदर सिंह ने पार्टी द्वारा अपने अपमान की कहानी सहानुभूति हासिल करने के लिए गढ़ी। हालांकि कैप्टन ने रावत के दावों को खारिज कर दिया और दावा किया कि कुछ महीनों से उन पर सिर्फ वफादारी का दबाव था। इस पूरे विवाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। खबर है कि किसान महापंचायत नाम के संगठन की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर हो रहे किसान आंदोलनों पर कड़ा ऐतराज जताया। कोर्ट ने सड़कों पर आंदोलन कर रहे संगठनों से सीधे सीधे पूछा है कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या मतलब है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने किसान महापंचायत नाम से इस संगठन की याचिका पर यह सवाल उठाया
जिसने दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह करने की इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोर्ट में चुनौती दी गई तो सत्याग्रह का क्या तुक? क्या आप न्यायिक सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आपने पूरे शहर का दम घोंट दिया है, ये रुकना चाहिए। आप लोग सुरक्षा और डिफेंस के जवानों को रोक रहे हैं। कृषि कानून को चुनौती देने के बाद प्रदर्शन का कोई तुक नहीं। जब से केंद्र सरकार नए कृषि कानून लेकर आई है, तभी से किसानों ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर कई रास्ते बंद कर दिए हैं और आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके कौल ने कहा कि इस तरीके से हाईवे को हमेशा के लिए क्या बंद किया जा सकता है? आंदोलन खत्म करने के कई तरीके हो सकते हैं। बातचीत के जरिए या न्यायालय के जरिए ये खत्म किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से अनिश्चित काल के लिए रास्ता बंद कर देना क्या सही तरीका है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कहीं भी सड़क बंद नहीं की गई और वो कोर्ट में अपने वकील के जरिए जवाब देंगे। जवाब दे देंगे। किस तरह का जवाब होगा? दे देंगे तो वकील से बनवाओगे, हम भी दे देंगे। हम क्या धरने पे बैठे, पुलिस ने रोक रखा रास्ता, हमें तो अंदर जाने दो। आंदोलन करने का हक सबको है। हम लोग भी आंदोलन से निकले, आंदोलन हमने भी किया जब हम विपक्ष में थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंदोलन करके आम लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दें। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन से किसान भी परेशान हैं। चंडीगढ़ में 20 गांवों के किसानों और कारोबारियों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और पिछले 10 महीनों से बंद रास्तों को खुलवाने की मांग की। पीड़ित पक्ष है, जो सबसे बड़ा पीड़ित पक्ष है, जो पिछले 10 महीने से आतंकी भोग रहा है, एक तरीके से जो परेशान हो रखा है, वो सीएम साहब को बड़ी बात कहने के लिए पहुंचे थे कि भाई एक लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब सरकार को इस बारे में कम से कम कुछ एक्शन लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से एक तरफ का रास्ता खुलवा के आम जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए स्थान जरूर देना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई कि दिल्ली के बॉर्डर को किसानों से खाली कराया जाए और रास्ता खोला जाए। बावजूद इसके हालात अब तक जस के तस बने हुए हैं। और इन हालात का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर, उन आम लोगों पर पड़ रहा है। सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हुआ है। औद्योगिक इकाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नौकरी पेशा लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। बीमार लोगों के लिए तो हालात और भी दुश्वारियों भरे हैं। यही वजह है कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से अपनी नाराजगी जाहिर की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। खबर है कि सीबीआई ने पूछताछ के लिए करीब 125 लोगों की लिस्ट तैयार की है। पूछताछ के जरिए महंत के सुसाइड नोट में लिखी गई हर बात की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश में सीबीआई आरोपी आनंद गिरी को लेकर पुलिस हरिद्वार पहुंची थी। हरिद्वार में आनंद गिरी आश्रम बनवा रहे हैं, लिहाजा वहां से सीबीआई को अहम सबूत मिलने की खबर मिली है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि करीब एक हफ्ते की जांच के बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए 125 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। खबर है कि इस लिस्ट में एक पूर्व मंत्री और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इनके अलावा कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी लिस्ट में हैं। इस लिस्ट में शामिल कई लोगों से सीबीआई पूछताछ भी करेगी। ये भी खबर है कि लिस्ट में शामिल कई लोगों के मोबाइल फोन नंबरों की निगरानी की जा रही है। नरेंद्र गिरी की मौत की जांच में जुटी सीबीआई बारीकी से हर एंगल पर छानबीन कर रही है। एक तरफ हत्या के एंगल पर छोटे से छोटा सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है, वहीं फोरेंसिक जांच के जरिए सच का पता लगाने की कोशिश जारी है। इस बीच फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से अब ये बात साफ हो चुकी है कि महंत के सुसाइड नोट पर हस्ताक्षर नरेंद्र गिरी के ही हैं, साथ ही लिखावट भी उन्हीं की है। यह भी दावा किया जा रहा है कि सीबीआई को हरिद्वार के आश्रम में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी मदद से महंत की मौत की मिस्ट्री सुलझ सकती है। जांच में जुटी सीबीआई एक दिन पहले ही आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार पहुंची थी और वहां करीब 16 घंटे बिताने के बाद प्रयागराज लौटी। खबर मिली कि सीबीआई को हरिद्वार में नरेंद्र गिरी के शिष्य और मामले में आरोपी आनंद गिरी के आश्रम से एक सीडी मिली है। खबर है कि इस मामले में सीबीआई आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से अलग अलग पूछताछ कर सकती है।
इसके साथ ही सीबीआई ने आनंद गिरी का लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। उधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट ने बाघंबरी मठ की गद्दी का रास्ता भी साफ कर दिया। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में बलवीर गिरी को बाघंबरी मठ की गद्दी सौंपे जाने का फैसला ले लिया गया। दावा किया गया कि 5 अक्टूबर को बलवीर गिरी की महंताई की जाएगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद अखाड़े का कामकाज ठीक ढंग से चल सके, इसके लिए एक सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन भी किए जाने का ऐलान किया गया। इस बोर्ड में निरंजनी अखाड़े के कई साधु संत शामिल हुए। उधर महंत की मौत का सच जानने में जुटी सीबीआई के सामने बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने नरेंद्र गिरी को परेशान किया हुआ था। सुसाइड नोट में जिन तस्वीरों और वीडियो का जिक्र किया गया है वो क्या है और कहां है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए सीबीआई कई दस्तावेजों और सबूतों को खंगालने में जुटी हुई है। लगता है कि लंबे समय से बुरे दौर से गुजर रही एयर इंडिया को अब किनारा मिल गया है और करीब 70 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो सकती है। दरअसल टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है और अगर टाटा सन्स के साथ ये डील होती है तो दिसंबर तक टाटा कंपनी को एयर इंडिया का मालिकाना हक मिल सकता है। लगता है कि अनगिनत मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली एयर इंडिया को अब खुद की मंजिल मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उसकी नई मंजिल उसका वही पुराना घर होगा जहां से एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी। बताया जा रहा है कि टाटा सन्स ने सबसे ऊंची बोली लगाई है, यानी टाटा सन्स एयर इंडिया को अपना बनाने के सबसे करीब है। टाटा सन्स के साथ सरकार का सौदा पक्का होने के बाद एयर इंडिया की 67 साल बाद घर वापसी हो सकती है, क्योंकि टाटा समूह ने ही अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से कंपनी की शुरुआत की थी। साल 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई तो भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस में 49% हिस्सेदारी खरीदी और टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया बन गई। बाद में 1953 में सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया और ये सरकारी कंपनी बन गई। एयर इंडिया को साल 2020 से ही बेचने की कोशिश जारी है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हुई। दावा किया जा रहा है कि सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के 100% हिस्सेदारी को बेचने के लिए सरकार ने 2 कंपनियों को चुना था। इसमें से एक कंपनी स्पाइसजेट थी और दूसरी टाटा सन्स। सूत्रों के मुताबिक टाटा सन्स ने इसके लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सरकार एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% हिस्सेदारी को बेचने के साथ साथ एयर इंडिया के ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AIS ATS के 50% हिस्सेदारी को भी बेचेगी। माना जा रहा है कि इस साल के दिसंबर महीने तक एयर इंडिया पर टाटा सन्स का मालिकाना हक हो सकता है। एयर इंडिया को बेचने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कंपनी करीब 60,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। मार्च 2021 को खत्म हुई तिमाही में कंपनी के 9.5 से 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में रहने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एयर इंडिया को खरीदने वाली कंपनी को करीब 23,286 करोड़ रुपए ही चुकाने होंगे और बाकी का कर्ज एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बाकी का कर्ज खुद सरकार उठाएगी। एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जनवरी 2020 में ही शुरू कर दी गई थी। विमानन कंपनी एयर इंडिया साल 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद से घाटे में है। साल 2017 से ही सरकार एयर इंडिया के विनिवेश की कोशिश कर रही थी। तब से कई मौके आए लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। आखिरकार लगता है कि एयर इंडिया का कई सालों से चला आ रहा संकट खत्म होने वाला है। दिल्ली में गाड़ियों की नंबर प्लेट पर नींबू मिर्ची या काला धागा बांधना महंगा पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। असल में दिल्ली में कई ऐसे लोग सामने आए हैं जो कुछ तरकीबों को अपनाकर सीसीटीवी कैमरे से बच निकलते हैं। ऐसे में उनका चालान भी नहीं बन पाता। दिल्ली पुलिस इसके खिलाफ मुस्तैद हो गई है और ऐसे लोगों के खिलाफ तेजी से अभियान शुरू कर दिया गया है। गाड़ियों की नंबर प्लेट पर लटके नींबू मिर्ची और काले धागे लोगों की गाड़ियों को बुरी नजर से बचा पाएं या ना बचा पाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजर से नहीं बचा पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दी। खासतौर पर ऐसी गाड़ियों को रोककर उनके चालान काटे जा रहे हैं जो चालाकी से सीसीटीवी कैमरे की नजर और ऑनलाइन चालान दोनों से बच निकलते थे।
अभी हमारे ट्रैफिक पुलिस की टीम्स जगह जगह पर तैनात हैं और इस प्रकार के जो नंबर प्लेट्स हैं जो कि न केवल डिफेक्टिव है बल्कि इंटेंशनली जो उसको कैमोफ्लेज करने के लिए, छुपाने के लिए या उसको एक तरह से अलग रूप देने के लिए जो प्रयास करते हैं उनको चालान करने के लिए हमारी टीम अभी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का इसमें चालान हो रहा है। दिल्ली में रोजाना सड़कों पर लाखों गाड़ियां निकलती हैं जिन पर निगरानी रखने के लिए ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो ओवर स्पीडिंग या नियम तोड़ने पर तुरंत फोटो खींच लेते हैं और उनका ऑनलाइन चालान काटा जाता है। दिल्ली की सड़कों पर ऐसे चालकों की कमी नहीं है जो टोने टोटके के बहाने नंबरों को स्टाइलिश डिजाइन में लिखकर या फिर कोई स्टिकर लगाकर गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं ताकि उनकी गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में ठीक से रिकॉर्ड ना हो सके। गाड़ी का नंबर सही तरह से रिकॉर्ड ना होने की वजह से उनका ऑनलाइन चालान भी नहीं बन पाता और लोग चालान से बच निकलते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब ऐसे लोगों की काट ढूंढ ली है और सड़कों पर उतरकर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने या उसे छुपाने पर 5,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। यही नहीं, एक बार चालान काटे जाने के बाद दोबारा इसी नियम को तोड़ा जाता है तो जुर्माना दोगुना हो जाता है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने के आरोप में अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों के चालान काट चुकी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ड्राइव अभियान में नंबर प्लेट छुपाने की कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। नंबर छुपाने के बावजूद पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिए सही नंबर का पता लगा रही है और उन्हें ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं। यानी दिल्ली में गाड़ियों के नंबर प्लेट से जुड़े नियम तोड़ना अब मुसीबत का सबब बन सकता है। ट्रैफिक पुलिस बार बार लोगों से नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ न करने की अपील करती है, लेकिन चालान से बचने के लिए चालाक लोग ऐसी तरकीबें निकालते हैं। वो तो चालान से बच जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक नियम टूटने से दूसरे लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं।